यस प्लीज। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और बहुत बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का जेके सा क्लासेस में। बेटा हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था जिससे अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है, कैलकुलेशंस वाले टॉपिक है। नाम था एवरेज ड्यू डेट। तो इसके बारे में सबसे पहले तो क्या होता है ये हमने आपको बताया था। एवरेज ड्यू डेट्स हमारे होते क्या हैं ये हमने आपसे डिस्कस किया था। एक सेकेंड। अब एवरेज ड्यू डेट्स में कुछ पॉइंट्स हमने आपको लिखाए थे, याद है आप लोग को? देखिए जब हम किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमें पैसे लेने हों पैसे देने हों और कई सारे अलग अलग अमाउंट्स हो अलग अलग डेट्स पे हों, तो उन सब का कंबाइंड पेमेंट हम एक दिन करना चाहते हैं। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन अगर हम कंबाइंड पेमेंट करें तो ना तो लेने वाले को कोई तकलीफ ना देने वाले को तकलीफ, मतलब नो इंटरेस्ट डेट। जो डेट हम निकालेंगे उसी का नाम है एवरेज ड्यू डेट्स। एवरेज ड्यू डेट वो डेट है जिस दिन जो पार्टी पेमेंट कर रहा है या जो पार्टी जिसको पेमेंट मिल रहा है उन दोनों में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। अगर कोई पार्टी एवरेज ड्यू डेट्स के पहले सारा का सारा अमाउंट एक साथ पे करना चाह रहा है तो उनको हम डिस्काउंट देंगे और बाद में पे करेगा तो हम ब्याज लगाएंगे। अब हम इसे निकालते कैसे? आज आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, आपकी पहली क्लास है। अच्छा पहले से आ रहे हैं, दिखते नहीं है कभी। एनीवे सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे ये एवरेज ड्यू डेट हम निकालेंगे कैसे। आइए जरा कुछ स्टेप्स लिखिए हमारे साथ। स्टेप 1, प्रिपेयर अ फॉर्मेट like mentioned below। जैसा हम नीचे में आपको दिखा रहे हैं वैसा एक आपको फॉर्मेट बनाने हैं। क्या? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुए उसका कौन सा डेट है, इस ट्रांजैक्शन के ड्यू डेट कब है। ड्यू डेट का मतलब समझते हैं ना, पेमेंट डेट, सेटलमेंट डेट, अमाउंट कितने हैं, अब नंबर ऑफ डेज क्या होता है हम अभी बात करेंगे आपसे, और प्रोडक्ट। इसके आपको एक कॉलम बना लेंगे। ठीक, स्टेप 2 देखिए सुनिएगा। पहली बात, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हर क्वेश्चंस में गिवन होगा कि भाई आज हमने बेचा, कल हमने खरीदा, उन्होंने पेमेंट करा, मुझे पेमेंट मिला, जो भी होगा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे गिवन होगा। ठीक है, अब उस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के हमें ड्यू डेट निकालने हैं। अब ड्यू डेट हम कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने कहा, सपोज करें आज कौन सी तारीख है बेटा, 15 अप्रैल। आज हमने कोई सामान आपको बेचा और मैंने आपको 1 महीने का समय दिया कि भाई 1 महीने हम आपको क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर आप मुझे पेमेंट कर देना। तो मैं आपको कब तक कह रहा हूं पेमेंट करने? आज 15 अप्रैल है, मान लो 1 महीने का समय दिया, तो कब तक पेमेंट करना है आपको? 15 मई तक। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गया? 15 अप्रैल। और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कब का है? 15 मई। तो आपको सेकेंड क्या करना है? पहला स्टेप्स में तो आपने ये फॉर्मेट बना लिया, सेकेंड आपको ड्यू डेट्स निकालने हैं। यानी डिटरमाइन
ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डिटरमाइन ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन प्लस जो भी है क्रेडिट पीरियड। जो भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मान लो 15 अप्रैल है, क्रेडिट पीरियड है 2 महीने का, तो 2 महीने आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना ड्यू डेट्स निकालेंगे। नोट 1, if due date is not given and there is no additional information to calculate due date, then take date of transaction as due date। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेटा, कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए इसको। हमने कहा अगर ड्यू डेट नहीं गिवन है, कई सारे क्वेश्चन में गिवन होता तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, और नहीं गिवन है तो आपको पता है कि जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें क्रेडिट पीरियड आप जोड़ देंगे तो आपका ड्यू डेट आ जाएगा। अब हम यहां पे क्या लिख रहे हैं जरा ये पढ़िए। अगर ड्यू डेट नहीं दिया जाता है, ना ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 महीने का, मतलब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा हम उसी को ड्यू डेट मान लेंगे। जैसे मान लो 15 अप्रैल को हमने आज बेचा और मैंने कुछ नहीं बताया कि क्रेडिट पीरियड क्या है, 1 महीना 2 महीना, नथिंग आई है स्पेसिफाइड, तो हम कहेंगे भैया आज ही पेबल है। इसका मतलब आज अगर हमने सामान बेचा तो इसका पेमेंट, अगर मैं कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब इसका पेमेंट कब होना है? आज ही होना है। तो अगर ड्यू डेट गिवन नहीं है, ना ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ड्यू डेट्स कैलकुलेट करने का, तो जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा उसी को आप ड्यू डेट अपना मान लेंगे। ओके, नोट 2, in case of bills of exchange, if due date need to calculate, then calculate it by date of transaction plus ड्यूरेशन जो गिवन होगा प्लस 3 days ऑफ ग्रेस सब्जेक्ट टू हॉलीडे। देखिए जरा इसको समझना है बेटा, कई सारा आप नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो हो सकता है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं। जैसे आज आप हमारी दुकान पे आए, आपने मुझसे 2 लाख रुपए का सामान उधार मांगा, मैंने दे दिया। मैंने पूछा जी पैसे कब दोगे, तो आपने कहा सर 2 महीने बाद। तो आज मैंने आपको सामान बेच दिया 15 अप्रैल को, आपने समय क्या लिया बेटा 2 महीने का, तो 15 मई 15 जून को मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मान लो बेटा 15 जून हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया मुझे, अब बताइए मैं क्या करूं? भाई 15 जून हो गया, आपने पेमेंट नहीं करा, मैं आपसे मांगने गया
तो आप मार पीट के भगा दिए, क्या करूं मैं? है जी, कोर्ट में जाएंगे। बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि आपने मारपीट के भगा दिया, इसका मतलब आप ज्यादा पावरफुल हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा है नहीं। तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में मैं कहूंगा कि जैसे, क्या नाम है आपका? विवेक। मैं ऐसे कहूंगा, सर मैंने विवेक को 15 अप्रैल को 2 लाख रुपए का सामान उधार बेचा था। इन्होंने मुझसे कहा था कि 2 महीने बाद यानी 15 जून को मुझे पेमेंट कर देंगे। 15 जून हो गया, इन्होंने पेमेंट नहीं करा है, और जाता हूं तो मारने पीटने की बात करते हैं। कोर्ट के बारे में एक बात तो जानते हैं बेटा, अंधा कानून। कोर्ट को तो सबूत चाहिए। अब सबूत के तौर पे मेरे पास क्या, आई हैव सेल बिल, कि मैंने विवेक को बेचा, उसका सेल बिल तो है। अब कोर्ट कहेगा यार ये तो ठीक है, सेल बिल है, इसका मतलब ये एविडेंस टू सेल है कि तुमने विवेक को सामान बेचा है, लेकिन विवेक ने अभी तक तुम्हें पैसे ही नहीं दिए, इस बात के क्या सबूत है? विवेक कहेगा सर मैं तो दे ही गया था उसको, वो तो जबरदस्ती दोबारा मांग रहा है मुझसे। तो आई नीड टू प्रूफ बिफोर द कोर्ट कि अभी तक आपने मुझे पैसे नहीं दिए। क्या मेरे पास कुछ है? ना, जो था वही था, गया। अब मैं आऊंगा अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा भाई इसको ना बैड डेब्ट्स में डाल दे, पैसे की रिकवरी होगी नहीं। लेकिन सोचो बेटा, हम बिजनेसमैन है, एक दो ऐसी घटना अगर हमारे साथ हो जाए तो आगे से बताओ उधार बेचने में मेरे हाथ कांपेंगे कि नहीं? जहां उधार की कोई बात करेगा ना, बात मत कर। लेकिन बिजनेस में अगर उधार ट्रांजैक्शन खत्म कर दो तो बिजनेस बंद हो जाए, फिर क्या करें? कंडीशन 2, जैसे मान लो विवेक हमारे पास आया सामान लेने, हमने बोला कि हाँ बताइए विवेक भाई, तो इन्होंने कहा सर मुझे ना सामान चाहिए और 2 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पक्का दे दोगे? बोलो हाँ के ना, पक्का। क्या इसी बात को तुम लिखित में दे सकते हो कि आज तुम मुझसे 2 लाख रुपए का सामान ले रहे हो और 2 महीने बाद तुम मुझे पेमेंट कर दोगे? क्या इस बात को तुम रिटर्न में दे सकते हो? भाई सामान चाहिए तो लिखे देना पड़ेगा, नहीं तो दूंगा ही नहीं। इन्होंने कहा सर लिख लो। तो मैंने लिखा, सुनिए, मिस्टर विवेक पे टू मी और ऑन माई ऑर्डर ₹2 lakhs 2 months आफ्टर फॉर द वैल्यू ऑलरेडी रिसीव्ड। विवेक भाई आप मुझे पे करेंगे या मैं जिनको कहूं 2 लाख पे करने आप उन्हें पे करेंगे? क्यों पे करेंगे भाई? क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक चीज आप हमसे ले चुके हैं, हमें उधार नहीं मांग रहा हूं आपसे। मैंने लिखा, विवेक भाई को बोला विवेक भाई ओके, इन्होंने कहा यस सर ओके। हम चल, मैंने लिखा अब तू साइन कर इसके ऊपर, एक्सेप्टेड। नहीं तो ऐसे तो मैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लिख दूं कि मोदी जी पेड टू मी और ऑन माई ऑर्डर अनलेस और अनटिल एक्सेप्टेड, इसकी क्या लीगल वैलिडिटी है? तो भाई विवेक ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करा, 2 कॉपी तैयार होगी, एक कॉपी मेरे पास और एक कॉपी विवेक भाई के पास। अब कल के डेट में विवेक अगर पेमेंट करने से मना करेगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में मैंने इनको बेचा, इस बात के प्रमाण है हमारे पास, सेल बिल। अच्छा इन्होंने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट जो है, कहूंगा सर ये देखो। विवेक कहेगा दे दिया, मैंने पैसे दे दिए। तो कोर्ट कहेगा भाई तो डॉक्यूमेंट कैंसिल क्यों नहीं करा? जब तक वो डॉक्यूमेंट जिंदा है तब तक तुमने पेमेंट नहीं किए हैं। तो जो डॉक्यूमेंट की चर्चा करो ना, इसका नाम है बिल। अच्छा इस बिल के थ्रू पैसे मुझे लेने हैं और आपको देने हैं, इसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल मेरे लिए और आपके लिए बिल्स पेबल। ठीक है? अच्छा अब जैसे 15 अप्रैल को मैंने लिखा, जरा सुनते जाइएगा। 15 अप्रैल को लिखा, कितने दिनों के लिए? 2 महीने के लिए। अभी बस काम की बात बताएंगे, आगे इसको डिटेल्स में कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो 2 महीने के लिए, तो 15 अप्रैल से 2 महीने जोड़िए, 15 15 जून। अब इसमें 2 महीने का समय है। अच्छा नॉर्मली एक बात बताओ, किसी से अगर पेमेंट लेन देन की बात हो तो लेने वाले को याद रखना पड़ता है या देने वाले को? ज्यादातर याद कौन रखता है? लेने वाला। अब 2 महीने बाद मैं विवेक के पास पहुंचा, भाई पेमेंट। मान लो ये ईमानदार भी आदमी कहेगा अरे यार सर आज ही का डेट था, दिमाग से ही निकल गया सर। ईमानदार आदमी है, ऐसा कोई नहीं कि बेईमान है। इसने कहा सर बिल्कुल ना, दिमाग से स्किप कर गया। हमने कहा चलो बताओ कब दे दोगे? बोला सर 1-2 दिन का समय दे दो। तो इस तरीके से कल्चर डेवलप हो गया, 1-2 दिन का हम समय देने लगे। तो
लीगली इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि भाई इस केस में ना 3 दिन का आप ग्रेस पीरियड दोगे। जैसे 15 जून का है तो 3 दिन जोड़ लो, 16, 17, 18, 18 जून तक आपको पेमेंट कर देना है। तो हमने कहा देखिए जरा, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इफ ड्यू डेट नीड टू कैलकुलेट, देन कैलकुलेट इट बाय डेट ऑफ ट्रांजेक्शन प्लस, जैसे 2 महीने का ड्यूरेशन था 2 महीना प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस जरूर जोड़ना है 3 दिन का। फिर हमने लिखा सब्जेक्ट टू हॉलीडे। मान लो आपका कब का पड़ा, 18 जून। अब अगर 18 जून को हॉलीडे है तो छुट्टी। अब छुट्टी बेटा 2 तरह की, एक तो डिक्लेयर्ड हॉलीडे और एक सडन हॉलीडे। मतलब डिक्लेयर्ड का मतलब जिसके बारे में आपको पहले से पता है कि हॉलीडे होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 30 सितंबर, 1 अप्रैल, कोई भी होली, दिवाली, ईद, जो भी हैं, ये सारे डिक्लेयर्ड हॉलीडे हैं। अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? आपको बता देगा। वैसे मैं बताऊं, सेक्शन 25 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या डिक्लेयर्ड हॉलीडे है सब लिखा हुआ है। एवरी संडे इज डिक्लेयर्ड हॉलीडे, एवरी संडे इज डिक्लेयर्ड हॉलीडे। अब देखिए, संडे हो गया 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 30 सितंबर, 1 अप्रैल, ये सब तो लिखा हुआ है। इसके अलावा ये सब तो पहले से हमें पता होता है। लेकिन बताओ 2023 में दिवाली कब की है, होली कब की है, ईद कब की है, ये पता है क्या आपको? तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऑफिशियल गैजेट्स में हर साल बताती है कि ये डेज है, तो वो भी हमारा डिक्लेयर्ड है। खैर, तो अगर डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, मान लो 15 अगस्त को पड़ गया आपका ड्यू डेट, तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे मतलब 14 अगस्त। 26 जनवरी को पड़ गया 25 जनवरी मतलब प्रीसीडिंग वर्किंग डे। और सडन हॉलीडे है मतलब अचानक से 18 जून को हम जा रहे हैं पेमेंट के लिए, 18 जून का कोई डिक्लेयर्ड हॉलीडे थोड़ी ना है। 18 जून को पेमेंट करने जा रहे हैं, पता चला आतंकवादी हमला, या 18 जून का पेमेंट डेट था, रात को 17 जून को रात को मोदी जी आए टीवी पे और आपातकालीन छुट्टी घोषित। तो कैसे बताओ, ये हमें पहले से पता था क्या? नहीं। तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे। खैर, तो हमने ये कहा कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो ड्यू डेट अगर कैलकुलेट करने की आवश्यकता है तो आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में ड्यूरेशन ऐड कर दोगे, 3 दिन ग्रेस जोड़ दोगे, और अगर वो हॉलीडे है, अगर डिक्लेयर्ड है तो 1 दिन पहले मतलब प्रीसीडिंग वर्किंग डे, और अगर डिक्लेयर्ड नहीं है तो नेक्स्ट वर्किंग डे। चलिए ये कर लोगे। स्टेप 2 हो गया। देखिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यू डेट का काम हो गया। अमाउंट तो गिवन ही होता है, अमाउंट गिवन होगा। अब हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, इसके लिए कैसे करते सुनिएगा। सिलेक्ट बेस डेट। सबसे पहले क्या करना है, हमें बेस डेट सेलेक्ट करना है। इट कैन बी एनी ड्यू डेट बट प्रेफरेबल अर्लीस्ट ड्यू डेट। देखिए, जितने भी ड्यू डेट्स हैं ना बेटा, उनमें से कोई भी डेट को आप बेस डेट ले सकते हैं। कोई भी एक डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, सर ये बेस डेट है। लेकिन प्रेफरेबल क्या है? अर्लीस्ट ड्यू डेट, जो सबसे पहला अर्लीस्ट है ना, उसको आप लें तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी लेंगे चलेगा। अब देखिए 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज
फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। एक्सक्लूडिंग फर्स्ट डे इंक्लूडिंग लास्ट डे, कोई भी एक दिन ले लेना, आप जोड़ लेना। डिटरमाइन प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। बस लिखिए, अब एक एग्जांपल या क्वेश्चंस कोट करेंगे ना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। नाउ ADD, दिस इज इक्वल टू बेस डेट प्लस और माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ अमाउंट, यानी ये आ जाएगा डेज में। लिख लिया। अब देखिए हमने क्या लिखा, एवरेज ड्यू डेट बराबर बेस डेट, और हमने प्लस और माइनस दोनों सिंबल यूज किए हैं। अब आप कहोगे सर कब कब यूज होगा, ये बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ अमाउंट, जैसे ये है ना, अगर ये प्लस में है, सम ऑफ प्रोडक्ट प्लस में है तो प्लस का सिंबल यूज होगा, माइनस में तो माइनस का सिंबल यूज होगा। अभी एक काम करते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम करते हैं उसे और करके दिखाते हैं आपको, तब जाकर के सारे स्टेप्स आपको समझ में आएंगे कि क्या क्या हमने किया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ड्यू डेट और अमाउंट। चलिए ड्यू डेट में ले रहा हूं, मान लो 15 जनवरी, अमाउंट है 1000। 23 जनवरी 3000। 31 मार्च 11000। हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो किसी को जो आपको पेमेंट करने हैं, भाई ये कौन सा टाइम है आने का, देखिए मान लो ये 15 जनवरी है, अमाउंट है पेबल 1000, और 23 मार्च को 3000, 15 फरवरी को 5000 और 31 मार्च को 11000। राइट, जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट पेबल कितना है 20,000। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि 20,000 का ना पेमेंट ये लोग वन टाइम करें, वन टाइम वन डे सेटलमेंट की बात हो रही है। तो वन डे सेटलमेंट में जहां पे कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं वाला हम लोग डेट निकालेंगे, उस डेट का क्या नाम है एवरेज ड्यू डेट्स। तो बताइए पहला स्टेप हमने क्या बोला था, अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है ना तो आप उसको इग्नोर करें। सबसे पहले हमने कहा एक फॉर्मेट बनाएंगे और ऊपर में हेडिंग लिखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट टेकिंग बेस डेट
अभी हम बताएंगे, आप बताइएगा कौन सा लेना है। पहले ध्यान दीजिए, एक फॉर्मेट बनाते हैं, ड्यू डेट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो टेंशन है नहीं। ड्यू डेट पहला वाला कौन सा है बेटा, बता। 15, अमाउंट कितने है, फिर क्या है, 23 जनवरी कितने, 3000, फिर 11,000, लिख लिया। अब देखिए ये आपके ड्यू डेट्स हैं। अब हमने क्या बोला था कि इनमें से किसी भी ड्यू डेट को आप बेस डेट के रूप में ले सकते हैं। इनमें से किसी भी ड्यू डेट्स को आप बेस डेट के रूप में ले सकते हैं, और लेकिन प्रेफरेबल क्या है बेटा, अर्लीस्ट ड्यू डेट। टेकिंग बेस डेट 15 जनवरी ले लूं, ले लूं, ले लिया। अब हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। बताइए 15 जनवरी से 15 जनवरी तक, बताओ जी, 15 जनवरी से 15 जनवरी 0, 15 जनवरी से 23 जनवरी गिनती करिए, 8, 8, 15 जनवरी से 15 फरवरी है, 15 जनवरी को छोड़ दीजिए, जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31, 15 के बाद कितने बच गए, 16, और फरवरी में 15, तो 16 और 15 31, ये डेज तो निकाल लेंगे ना, अदरवाइज फॉर्मेट में दिखाऊंगा डेज निकालने के लिए। नेपाल वाले बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि सर आपके यहाँ ये डेज नहीं चलता, तो आपको इंडियन कैलेंडर देखना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च में कितने दिन होते हैं। चलिए 31 मार्च तक बताइए जरा। जनवरी में 16, फरवरी में 28, 28 प्लस 16 कितने हो गए भाई, 44, प्लस 31, 75। अभी आपको फॉर्मेट भी दिखा देंगे, अभी आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था उसके बाद जरा स्टेप पढ़िए आप, देखिए जरा फटाफट फटाफट, जो स्टेप आपको दिखे वो करिए, नहीं तो स्किप करिए। कहां गया भाई, देखिए पहले हमने कहा एक फॉर्मेट बनाइए, बना दिया। डिटरमाइन ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया हुआ ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो स्टेप 2 गायब। स्टेप 3 कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, सिलेक्ट बेस डेट, कर लिया, बेस डेट सिलेक्ट कर लिया ना। इट कैन बी एनी ड्यू डेट बट प्रेफरेबल अर्लीस्ट ड्यू डेट। अच्छा, फिर हमने कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट कर लिया हमने। फिर हमने क्या, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट डे इंक्लूडिंग लास्ट डे, सही है। डिटरमाइन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बराबर क्या कहा हमने, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। अच्छा, नीचे है ना। बताइए 1000 इंटू 0, 3000 इंटू 8, 5000 इंटू 31, 1 लाख, 11,000 इंटू 75, 8,25,000, यही आ गया। ओके बेटा, सम ऑफ अमाउंट सम ऑफ प्रोडक्ट करिए जरा। ये तो 20,000, ये तो मैं बता रहा हूं, बाकी आप करिए। मुश्किल काम मेरा, आसान वाला आपका। यूज करो कैलकुलेटर। 10,04,000 मुझे दिख रहा है, ऐसे ही आ रहा है क्या, 10,04,000, ओके।
अब हम निकालेंगे ADD बराबर, बताइए मैंने क्या बताया है? बेस डेट क्या है बेटा? 15 जनवरी। अच्छा अब ये देखिए प्रोडक्ट और ये प्लस में है ना, तो प्लस करिए, बराबर सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट। कितने आ गए? कितने बेटा? ना ना, 50 पॉइंट। सुनिए, अब होता क्या है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। 50 डेज तो समझ में आता, 0.2 डेज क्या है? आवर में आ जाएगा फिर तो हमें नहीं लेना है, इसको अप्रोक्स कर देना है। अगर एकदम से नेग्लिजिबल हो तब तो प्रीवियस फिगर लीजिए, अगर थोड़ा सा भी कंसिडरेबल हो ना तो आप नेक्स्ट डेज लीजिए। जैसे 50.2 कंसिडरेबल है, तो हम यहां पे 51 डेज ले लेंगे, 51 डेज ले लेंगे। एकदम नेग्लिजिबल है तो आप 50.05 ऐसे करके होता ना, तो हम 50 डेज लेते। अदरवाइज हम यहां पे 51 डेज ले लेंगे, यानी 51 डेज। अगर आप 50 भी लेंगे तो गलत नहीं करेगा वो। अब बताइए 15 जनवरी से 50 दिन 51 दिन जोड़िए, कितने आ रहे हैं? है जी, 7 मार्च। जोड़िए ना, कितने आ रहे हैं? अ, हाँ जी, 7 मार्च। 7 मार्च। ओके। अच्छा अब आपने आपने एक बात कहा कि सर, आपने कहा कि कोई भी डेट लेंगे तो वही डेट आ जाएगा 7 मार्च। देखिए पॉइंट्स में लिया तो थोड़ा बहुत घंटे का फर्क पड़ सकता है। अब ये 7 मार्च आपका क्या आ गया है? एवरेज ड्यू डेट। अभी प्रैक्टिकली मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, बस सुनिएगा जरा। अभी हमने कौन सा डेट ले लिया था बेस डेट? 15 जनवरी। आप कोई और लेना चाहेंगे? जैसे इसको आपने नोट कर लिया है ना, सारे नोटेड हैं बेटा? हाँ। अब मैं आपको चेंज करके भी दिखा रहा हूं। बताइए आप कौन सा डेट लेना चाहेंगे? 31 मार्च ले लूं? हाँ, क्या दिक्कत है? आइए जरा। अदरवाइज भी आपको जो लेना होगा ले लीजिएगा। 31 मार्च इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि निगेटिव में भी आपको दिखा रहा हूं कैसे होगा। चलिए जरा। अच्छा बेस डेट से आपको ड्यू डेट तक जाना है। अच्छा एक बात तो बच्चे, कोई भी बातचीत नहीं, प्लीज जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मार्क्स वाला है। अच्छा मैं कहता हूं 15 से 20 पे जाना है तो 5 प्लस करोगे, और 20 से 15 पे आना है तो 5 माइनस करेंगे, पक्की बात। अब हमारा बेस डेट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च से 15 जनवरी पे आना है, तो माइनस में होगा या प्लस में होगा? माइनस में होगा ना, कितने दिन होंगे जरा देखो तो, वही 75 डेज माइनस में। अच्छा 31 मार्च से 23 जनवरी तक आना है, फटाफट देखो। अरे सीधा जोड़ लो, माइनस कर दो, और क्या करना है? ऐसे कैसे होगा? 23 जनवरी से देख तो 31 मार्च, जनवरी में 8, फरवरी में 28 प्लस 31, 67 आ रहे हैं। करके देखो ना, मतलब अगर डेज भी नहीं काउंट करना तो सीएम आना ही बेकार है। जोड़ घटाओ गुना ये सब तो सीखे होगे, कि ये सब भी नहीं? अब बताओ 23 जनवरी से 31 मार्च कितने दिन होते हैं? जोड़ो तो 23 जनवरी से 31 मार्च।
67। 31 जनवरी से 23 मार्च 67 माइनस में। अच्छा 15 फरवरी से 31 मार्च, बोलो भाई कम से कम ये तो कैलकुलेट कर लो यार। 46 फरवरी में 28 होते हैं बेटा, तो 15। आइए बेटा, कितने बजे से क्लास होती है? 8:30। डिडंट यू गेट द टेलीग्राम्स? अब क्या होगा? चलिए प्लीज जरा देखिए, बताओ 15 फरवरी से 31 मार्च तक कितने डेट? कितने? 44 माइनस में, और ये जीरो, ये जीरो। अभी बस सुन लो, उसके बाद केवल नोट कर लेना। जीरो। प्रोडक्ट कौन बताएगा बेटा? 1000 इंटू 75 माइनस ना 3000 इंटू 67 2,00,000। 44 इंटू 5,000 बेटा 2,00,000 पक्का। चलो एक मैं भी कर देता हूं, तो ऐसा ना लगे कि सर सारा मेरे से ही करवा रहे हैं। एक मेरे तरफ से भी कंट्रीब्यूशन, देखो कितना आ गया। 4,00,000 माइनस में ना 496 माइनस में, अच्छा अब एडीडी बराबर हमने क्या बोला था बेटा? बेस डेट। बेस डेट क्या है? अब देखिए ये 4,00,000 डिवाइड बाय 20,000 ना। अब ये देखिए क्या माइनस में, तो यहां पे आप यूज करेंगे माइनस। ये माइनस में ना बेटा, यूज करेंगे माइनस। बताइए तो कितने आ रहे हैं? 24 ही ले लो यार। अब 31 मार्च में 24 माइनस करो। 31 मार्च में 24 आप माइनस करो, कितने आ गए? 7 मार्च। कोई भी डेट लोगे तो वहीं पे आएंगे, एनी डेट यू कैन टेक। तो 7 मार्च। ओके। देखिए थोड़ा बहुत चीजों का अमाउंट का फर्क होता है, बट मैं आपको बताऊं, अब 7 मार्च वो डेट है जिस दिन ना तो आपको कोई फायदा ना आपको कोई नुकसान। चलिए एक काम करिए, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए मुझे, आज यहां से हुआ, प्लीज आप इसे नोट करने के लिए तो नहीं कहूंगा, आप फोटो खींच लीजिए, मोबाइल का बेस्ट यूज करिए, फटाफट फोटो ले लीजिए इसका। है जी बेटा? अरे मेरी जान क्या बात है। तो 366 ले लेना, बट अगर कुछ ना कहे तो आप 365 ही लेना। लीप ईयर रहेगा तो फरवरी में 29 दिन हो जाएगा। फोटो ले लिया बेटा, इसको भी क्लिक करिए। हो गया। डन। देखिए हमने एग्जाम्पल किया था, आप इसका भी फोटो ले लें। ले लिया। चलिए
सो कुछ सवाल करके देखते हैं, क्या कहते हैं? छाप लिया इसको? आई जरा। A trader having accepted the following several bills falling due on different dates. ये बिल है जो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे इसका ड्यू डेट्स हैं. नाउ डिजायर टू हैव दिस बिल्स कैंसिल एंड टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल. मतलब वो चाहता है कि सारा कैंसिल करके एक टाइम सेटलमेंट वाला बिल हो जाए. मतलब वही है एडीडी, फॉर होल अमाउंट पेबल ऑन द एवरेज ड्यू डेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसका एवरेज ड्यू डेट्स हमें निकालना है. अब बताइए हमने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है. फटाफट बनाइए. ये मुझे मैथ पढ़ाना है क्या? मैथ की बुक क्यों है मेरे पास? ये सबके पास है, बुक्स वगैरह होंगे सबके पास. चलिए निकाल लिया आप लोगों ने? क्या निकाल लिया? बोलो. ये वॉल्यूम, हाँ तो क्यों? और तू लाया है ना, तुमने कौन सा वॉल्यूम लिया है? तुम कौन सा, 2 या 1? 2 है ना? हाँ ठीक है. क्वेश्चन है ना तेरे पास? चलो जरा मुझे बताना, रुको जरा. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जेकेएससी. जेकेएससी. अब हमें क्या करना है, जरा बच्चों ध्यान से सुनना. हमें एडीडी निकालना है पहले, सबसे पहला तो काम ये. अब यहां पे एक ना हमारा डेट ऑफ बिल गिवन है. देखिए कैसे निकालेंगे डेट ऑफ बिल. ड्यूरेशन, ड्यू डेट और अमाउंट, कम से कम इतना लिख देते हैं. अच्छा, डेट ऑफ बिल डिफरेंस आपके पास गिवन है, जरा बताना तो बेटा एक तरफ से कौन कौन सा है. एक 1 मार्च का, 1 मार्च 2010 40,000. ठीक है, 1 मार्च 2010 40,000 है. अच्छा ड्यूरेशन क्या है, 2 महीने का? 2 महीने है ना. चलो फिर दूसरा बताओ. 10 मार्च 2010 ड्यूरेशन कितना बेटा? 3 मंथ्स. फिर क्या बेटा? हाँ, 5 अप्रैल 2010 20,000 60 डेज है. 20 अप्रैल 2010 है. ड्यूरेशन 1 मंथ. क्या? 37,500. ओके नेक्स्ट. 10 मई कितना? 50,000. ड्यूरेशन नेक्स्ट. बस बेटा जी सुनो मेरी बात, इसका हमें ड्यू डेट्स निकालने हैं. सबसे पहले हमें इसका ड्यू डेट्स निकालना है. डेट ऑफ बिल क्या है? 1/3/2010 में 2 महीने जोड़ो. 1/3/2010 में 2 महीने जोड़ो बेटा, कितने आ रहे हैं? एक, ओ भाई 1 मई 2010, फिर 3 दिन ग्रेस का जोड़ो. देखो सब तुमने जो फोटो खींचा है सब लिखा है मैंने उसमें. अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो तो जो भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है उसमें जोड़ेंगे. पहले जो भी हमारा ड्यूरेशन है प्लस 3 दिन ग्रेस का जोड़ेंगे. तो कितना आ गया बेटा? 4 मई ना. सही है. इसका बताओ 10 मार्च से 3 महीने, मार्च अप्रैल मई जून और 3 दिन ग्रेस का.
13 जून 2010, 5 अप्रैल से 60 दिन। अब देखो जब हमने मंथ में लिया था तो किस महीने में कितने दिन है नहीं देखा, लेकिन अब देखेंगे। 60 दिन जोड़ो, अप्रैल में 30 होते हैं, 5 चला गया 60, 25, 7 जून कितने आ रहे हैं? 7 जून ना, समझ में? 7 जून कैसे आया? एक काम करो, ये क्या है, 5 है ना, डेज 5 है ना, और 5 अप्रैल में कितने दिन जोड़ने? 60। तो एक काम करो कैलकुलेटर पे, 60 प्लस 5, टोटल 65 दिन। अच्छा 5 जोड़ने का क्या मतलब है? अप्रैल को हमने खाली कर दिया या छोड़ो, 60 दिन जोड़ने हैं ना। ये कब का है? देखो 60 हमने लिख लिया कैलकुलेटर में। अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30, तो 5 तो है ही है, और कितना दे दें कि अप्रैल फुल हो जाए? 25, 60 में माइनस कर दो 25, 35 बच गया। ओह, 60 में 25 माइनस करेगा तो 25 बचेगा। अच्छा चलो, अप्रैल गया, मई में कितने दे दूं फुल हो जाएगा? 31 माइनस 31, क्या बच गया? 4, 4 जून, 3 दिन ग्रेस का जोड़ो, 7 जून, ग्रेस का जोड़ना है ना 3 दिन। चलिए अब देखिए 20 अप्रैल में 1 महीने जोड़िए, 20 मई 3 दिन और जोड़िए, 10 मार्च में 45 दिन जोड़िए, 45 मतलब 31 में 10 तो है ही है, 21 चला गया, 24, 27 मई, देखो 27 अप्रैल होगा, क्या गया? ओ भाई 10 मार्च है ना, 45 दिन जोड़ने हैं ना, जून कैसे आ गया मुझे नहीं समझ में आया। ये 10 मई है क्या? तो कौन बोला था मार्च? इसी ने बोला है। अच्छा मई बोला था, मैं मौ के बाद आगे नहीं सुना। कितना आ गया ये बताओ, किसमें? किसमें? चलो जरा जोड़ो जरा। अरे देखो नहीं जोड़ना आता नहीं, ये देखो ये क्या लिखा, 10 मई 2010, यही है ना। देखो कैसे जोड़ते हैं, 10 मई 2010, यही है ना। ये डेज है, ये मंथ है, ये ईयर है, ठीक। कितने दिन जोड़ने? 45 प्लस 3 ग्रेस का। रुको जरा, तो कितने हो गए जरा बताना, 45 प्लस 10, 55 प्लस 3, 58। अब देखो मई भी खाली कर दिया हमने, मई खाली कर दिया है, क्योंकि 10 जोड़ करके हमने साइड कर दिया। मई में 31 चला गया, जून में 27 हो गया, 27 जून। अब किसी में भी करो, आप जैसे यहीं पे करना चाहते हो, देखो जरा बता रहा हूं। ये ना क्या था, 20 अप्रैल था, देखो 20 अप्रैल था, हमने लिख दिया 20 अप्रैल 2010। अब बताओ कितने दिन जोड़ने हैं? 1 महीने, मंथ है ना, आप मंथ के नीचे 1 जोड़ दो और 3 दिन ग्रेस का जोड़ दो, 23 मई 2010। कोई सा जोड़ना है, जैसे देखो 10 मार्च है ना, कितने दिन जोड़ने हैं? ये देखो, देखो 10 मार्च 2010, कितने? 3 महीने हैं, महीने के नीचे 3 लिख दिया, 3 दिन ग्रेस का भी जोड़ना है ना बेटा। चलो अब देखो
ये तो 10 ही रह गया, 3 3 6 हो गया, 13 जून हो गया कि नहीं? तो एकदम आसान है। चलो अब देखो, उसके बाद हमने क्या बोला था ये बताओ। बेस डेट सिलेक्ट करो ड्यू डेट्स में, इसका काम यहीं तक था। 4 मई, 13 जून, 7 जून, 23 मई, 27 जून। डिटर्मिनेशन ऑफ एडीडी, बेस डेट कौन सा ले लूं? 4 मई ले लूं? देखिए प्रेफरेबल क्या है? अर्लीस्ट ड्यू डेट्स। प्रेफरेबल क्या बेटा? अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो अर्लीस्ट तो यही है ना, 4 मई है ना। चलो जी, अब उसके बाद हमने क्या बोला? कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। कब से कब तक? बेस डेट से लेकर के, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो यार। बेस डेट से क्यों लिखवाया मैंने उसको? बेस डेट से लेकर के ड्यू डेट तक। चलो बताओ, पहले वाले केस में 0, दूसरे वाले केस में। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज हमारा शुरू कब से हो रहा है? मई। मई में कितने दिन होते हैं जी? 31। जून में 30, यही होते हैं ना। अच्छा, हमारा स्टार्टिंग डेट कब कैसे है? बेस डेट कब का है? अच्छा, 4 मई टू 4 मई, बताओ कितना? 0। देखो लिख दिया। फिर एक क्या, 4 मई से 13 जून है ना। अच्छा अब जरा ध्यान देना, 4 मई से 13 जून, तो मई में कितने दिन बच गए हैं? 27, और जून में 13, कितने हो गए? 40। 4 मई से 7 जून, 27 ये, और जून में कितने हो गए? 34। 4 मई से 23 मई, 19। 4 मई से 27 जून, 27, 27 कितने हो गए? 54। चलिए अब क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट बराबर क्या? अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, 40,000 इंटू 0, 0। 30,000 इंटू 40, बताना जरा। 12 लाख क्या? 20,000 इंटू 34, 6,80,000। 37,500 इंटू 19, कितना? 7,12,500। कितने आ रहे हैं? करके तो देखो यार, तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। एग्जाम मेरा है तेरा है? 7,12,000, 5,000 इंटू 54, 50,000 इंटू 54, सॉरी। 27 लाख। चलिए जरा टोटल करिए प्रोडक्ट का और अमाउंट का भी।
ऐसे है क्या? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो करेंगे वही सीखेंगे। चुपचाप हाथ में हाथ धर के बैठेगा तो नहीं होगा। और जहां आपको तकलीफ हो तुरंत बोलिए सर ये कैसे आया। एडीडी, एवरेज ड्यू डेट, बराबर क्या बताया मैंने? बेस डेट बताइए कौन सा है? 4 मई 2010। ठीक है बेटा, प्लस में ले लूं क्योंकि देखो ये प्लस में आ रहा है। 52, 92, 500 डिवाइडेड बाय 1,77,500, ये डेज में आ जाएगा। बताओ कितने दिन आ रहे हैं? 29.30 ले लूं? थर्टी डेज अप्रोक्स, 30 डेज अप्रोक्स। अब कैसे निकालोगे भाई? बताओ। देखिए 3 जून 2010 ये आपका एवरेज ड्यू डेट। देखिए एवरेज ड्यू डेट्स, हमने कहानी तो सारी आपको बता ही रखी थी। हमने कई बार क्या होता है, हमें वेरियस पेमेंट करने होते हैं, वेरियस पेमेंट लेने होते हैं, तो हम कहते हैं कि अलग अलग ड्यू डेट्स पे अलग अलग अमाउंट को छोड़ो इकट्ठा एक साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस दिन वो सेटलमेंट डेट निकलता है उस दिन को हम कहते हैं एवरेज ड्यू डेट्स। अगर वो बंदा एवरेज ड्यू डेट से पहले सेटलमेंट चाहता है तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट एक्सपेक्ट करेगा, बाद में देगा तो ब्याज हम चार्ज करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, निकालने के लिए हमने क्या बोला कि देखिए एक आप फॉर्मेट बनाइए, एकदम दिमाग में सेट करिए। पहला स्टेप फॉर्मेट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ड्यूरेशन, ड्यू डेट्स, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट, यही बोला। अब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो अगर सीधे ड्यू डेट्स दे दिया तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या टेंशन है। अगर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, ड्यू डेट तो निकालने पड़ेंगे ना। तो ड्यू डेट्स कैसे निकालेंगे भाई? जो भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है उसमें जो भी ड्यूरेशन है आप जोड़ दें तो, और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो तो डेट ऑफ बिल में ड्यूरेशन जोड़ेंगे प्लस 3 दिन ग्रेस का भी जोड़ेंगे सब्जेक्ट टू हॉलीडेज। ये सारा कुछ आपको देखना है। तो हमने देखिए वही करा, डेट ऑफ बिल था, ड्यूरेशन था, हमने इनमें इसको जोड़ा और ड्यू डेट्स पे आ गए, इनमें इनको जोड़ा ड्यू डेट्स पे आ गए, फिर ड्यू डेट्स के बाद हमने अमाउंट लिख दिए। अब इन सारे ड्यू डेट्स में कोई भी को हम बेस डेट ले सकते हैं, कोई भी। हमने कहा अर्लीस्ट प्रेफरेबल है, आपको मैंने दूसरा भी दिखाया था, सेम हमने हमारे हम पहुंचे थे। तो हमने नंबर ऑफ डेज, बेस डेट से ड्यू डेट तक हमने नंबर ऑफ डेज काउंट किए, 0, 40, 34, 19, 54। फिर हमने क्या किया, अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिए। सम ऑफ प्रोडक्ट ये आ गया, सम ऑफ अमाउंट ये आ गया, इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये नंबर ऑफ डेज आ गए 30, हमने बेस डेट में जोड़ दिया, ये हमारा आ गया एवरेज ड्यू डेट। अच्छा अब जरा एक पल के लिए मैं आपसे कहता हूं, इस क्वेश्चन का एक दूसरा भी पार्ट है, उन्होंने दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड फाउंड द सेड एवरेज ड्यू डेट, ये कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कह रहा है 12% पर एनम। इफ ए वांट्स टू सेव 887 रुपीज 50 पैसे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हेन ही शुड पे द एंटायर अमाउंट। कितना डिस्काउंट चाह रहे हो वो? 887 रुपीज 50 पैसे, है ना? तो बताइए कितना मतलब वो कब पे करेगा? देखते हैं किस में कितना है दम। अब देखिए जानते हैं इसमें 3 वेराइटी दिखेंगी। अच्छा एडीडी कब आ गया?
3 जून को ना। एवरेज ड्यू डेट कब आ गया? 3 जून को। अच्छा मैं आपसे कहूं कि भैया ए ना वो जो चाह रहा है ना वो 20 मई को पेमेंट करना चाह रहा है, वो 20 मई को, या मैं कहूं 15 मई को पेमेंट करना चाह रहा है, तो बताओ एवरेज ड्यू डेट से पहले चाह रहा है वो कितने दिन पहले? वो 15 मई को चाह रहा है, मान लो 15 मई को चाह रहा है, बताओ कितने दिन पहले है? 15 मई को चाह रहा है, तो 16 + 3 19 दिन, 19 दिन पहले चाह रहे हैं वो। भाई 15 मई को चाह रहा है, 3 जून के बदले वो चाह रहे कि नहीं 15 मई को मैं पेमेंट कर दूं, तो 19 दिन पहले कितना पेमेंट करेगा? देखो टोटल 1,77,000 है, 1,77,500 ऐसे ही है ना। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 1,77,500 का 12% कितना होगा बताओ? 1,77,500 का 12%। तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो क्या? जबरदस्ती कोई सीए में डाल दिया क्या तुम लोग को? 21,300, 21,300 ये पूरे 12 महीने का है ना, यानी 365 दिन के है ना, तो डिवाइड बाय 365, एक दिन का 58 रुपीज 35 पैसे ना। अच्छा वो कितने दिन पहले पेमेंट कर रहा है? 19 दिन, तो 19 दिन का इंटू 19, 1,108 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको, 1,109 रुपए का। सही बात है। अच्छा अब जरा सुनिएगा, दूसरा 3 जून का पेमेंट क्या है ना, वो चाह रहे 15 जून को पेमेंट करना। फिर क्या करेंगे हम बताओ? 15 जून को पेमेंट करना चाह रहा है, फिर हम क्या करेंगे बेटा? आपको याद है ना हमने कहा कि ड्यू डेट के बाद पे करेगा तो ब्याज लगाएंगे। कितने दिन का लगाऊं? 12 दिन का ब्याज निकालो तो 1,77,500 का 12% के रेट से 12 दिन का कितना आता है? 1,77,500 का 12 डेज का कितना आता है? कितने आगे बच्चे? 700। लेकिन अब देखिए बात है अलग, वो कह रहे हैं उनको डिस्काउंट कितना चाहिए? 887 रुपीज 50 पैसे। तो बताओ वो कितने दिन पहले पेमेंट करना चाहे करेगा? कब पेमेंट करेगा वो बताओ? डेट ऑफ पेमेंट बोल लो। हंड्रेड की बात तो हो ही नहीं रही ना बेटा। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, उसको डिस्काउंट कितना चाहिए? 887 रुपए 50 पैसे। तो बताओ वो कब पेमेंट करेगा? जरा दिमाग पे जोर डालो। पहली क्लास है आपकी, कॉमर्स बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स? अच्छा अभी तो बेटा ये डिफरेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, इसको आप इग्नोर ही करिए, कल आपको इनिशियल लेक्चर में आने हैं बेसिक्स के लिए। चलो बताओ 15 15 15 दिन पहले करेगा। कैसे निकाला कुंदन भाई? डिवाइडेड बाय, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ एक्सीलेंट। एक बात बताइए, टोटल पेमेंट कितने हैं? 1,77,500। डिस्काउंट का इंटरेस्ट ब्याज रेट क्या है? 12%। एक काम करिए आप लोग, 1,77,500 का 12% निकालिए, 21,300। ये तो पूरे साल का है ना, एक दिन का निकालिए तो डिवाइडेड बाय 365 करिए, एक दिन का निकालिए, कितना आ गया? 58 पॉइंट। अच्छा एक दिन आप पहले पेमेंट करेंगे तो आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा, 2 दिन पहले पेमेंट करेंगे तो डबल कर देंगे, 3 दिन पहले पेमेंट करेंगे तो ट्रिपल कर देंगे, यही ना? अच्छा आपको बताइए 50 रुपए 58.35 का डिस्काउंट चाहिए तो एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, और
887.50 का चाहिए, तो 887.50 डिवाइड बाय दिस कर दो, पता चल जाएगा कितने दिन पहले पेमेंट करना है। अच्छा मैं आपसे कहता हूं, एक दिन पहले पेमेंट करोगे तो 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और तुम्हें 100 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, तो कितने दिन पहले? 10 दिन कैसे निकाला? 100 डिवाइड बाय 10 करा ना, वैसे 887 डिवाइडेड बाय 58.35 समथिंग करो, करके देखो। देखिए डिस्काउंट फॉर 1 डेज, एक दिन का डिस्काउंट 1,77,500, 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, कितने आगे बेटा? 58.35, राइट। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ डेज फॉर 887.5 रुपीज डिस्काउंट, 887.5 डिवाइड बाय 58.35, कितने आ गए? 15 डेज। तो बताओ पेमेंट कब करना पड़ेगा? डेट बताओ, डेट, डेट कौन बताएगा? कब पेमेंट करना पड़ेगा बताओ? उन्नीस, यस। सो डेट ऑफ पेमेंट विल बी, क्या था भाई? 3 जून था ना, -15 डेज, ये क्या गया? 19 मई 2010 को पेमेंट करना पड़ेगा। 19 मई 2010 को पेमेंट करना पड़ेगा। लिख लिया? अच्छा देखिए, एफ ओज टू ई द फॉलोइंग अमाउंट्स, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, यानी एफ इज लाइबल टू पे ई, एफ ई को पे करेगा, ये अमाउंट है 5,000 ड्यू ऑन 30 मार्च, 18,000 2 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 जून। ही डिजाइड टू मेक फुल पेमेंट ऑफ ऑन 30 जून। वो सारा पेमेंट कब करना चाह रहा है बेटा? 30 जून 2010 को, विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। फटाफट इसका एडीडी निकालिए, आप फटाफट निकालिए, मैं हेल्प करता हूं आपकी। फॉर्मेट बनाइए, देखिए जब तक खुद से नहीं करेंगे नहीं होगा। फॉर्मेट बनाइए, और हर बंदा जवाब देगा, जवाब नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, सोच लेना। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू डेट और अमाउंट, इसमें तो सब दिया हुआ है। बताइए, फटाफट बताइए क्या क्या है। कोई बोल ही नहीं रहा है। 30 मार्च को 5,000, 30 मार्च को 5,000, 2 अप्रैल को कितने? 18,000, और उसके बाद क्या है? 30 अप्रैल कितने? 60, फिर कितने? 170, और कोई?
यही चार है। टोटल कितने भाई? 18 5 23 17 40, 1 लाख है ना। अच्छा, हम लिखेंगे ADD, टेकिंग बेस डेट। बताओ बच्चों कौन सा लें? हैं? 30 मार्च। नंबर ऑफ डेज बताओ, 30 मार्च से 30 मार्च 0, 30 मार्च से 2 अप्रैल 30 मार्च से 30 अप्रैल। फटाफट पार्टिसिपेट करो, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोग की? एक दिन मार्च का और 30 दिन अप्रैल का। 31, 30 मार्च से 10 जून 72। प्रोडक्ट पहला मैं बता दे रहा हूं, 54,000। 18,60,000। ये बताओ, फटाफट पार्टिसिपेट, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब तुम्हें ही करना है। हे भगवान, इतना टाइम! 18 लैक्स, वो तो ऊपर हो गया यार। 17,000 इंटू 72, 12,24,000। टोटल बताओ, टोटल। $38,000 कितना? 31 लाख। चलिए, ADD बेस डेट कौन सा लिया बेटा? 30 मार्च प्लस ले लूं, कितने आ गए? 31.38। 32 डे ले लूं अप्रोक्स। कितना आ गया भाई? 32 डे, एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है। अब अप्रोक्स आएगा तो क्या करेगा कोई? तो बोलो ना कितने आ गए? मार्च में एक चला गया, 1 मई। 1 मई है। पेमेंट करना कब चाह रहे हैं वो? हाँ, पेमेंट आखिर वो चाह कब रहा है करना? 30 जून को ब्याज लगाए भाई। 1 मई हमारा ADD आए ना, 1 मई। अब वो चाह रहे 30 जून को पेमेंट करना, तो ब्याज लेगा कि नहीं? कितने? 29 डेज का, 29 डेज का इंटरेस्ट 1 लाख रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बच्चों? 12% ही है, 10%। हाउ मच? तो कितना आ रहा है? हैं? अच्छा, 30 जून का है ना? हाँ हाँ हाँ।
30 जून का है ना भाई, 60 कैसे आएगा, 59 आएगा मेरे ख्याल से, चेक करो तो। 1 मई से, हाँ नहीं नहीं 60 दिन सही है, सॉरी 60, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 65 × 60, इतने आ रहे हैं ना, 164,3.83, इतने का ब्याज है ना। 1 लाख का 10%, 60 दिन का। सो टोटल अमाउंट पेबल कितना, 1 लाख प्लस 1643, ये एकदम आसान टॉपिक है, नहीं है कुछ नहीं है इसमें। अगर किसी को ये मुश्किल लगे तो फिर सीए छोड़ दो, इससे आसान टॉपिक दुनिया में क्या मिलेगा तुमको यार। नोट करना है, छापा नहीं है क्या अभी तक, छपाई तो करते रहो। अच्छा तुम लोग लिखते उखते नहीं हो क्या, लिख लिया। कौन सा बोलो, कहां है, ये नहीं पता मुझे, जेकेएससी बुक में है। बच्चों जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन देखो जरा। Manoj had the following bills receivable and bills payable against Sohan. Calculate the average due date when the payment can be received or made without any loss of interest. So you have to calculate the average due dates. Okay बेटा। अब देखिए क्या है, मान लो आप मनोज हो, तो आपको सोहन से कौन कौन से पैसे लेने हैं, ये 3,000, 2,500, 6,000, 1,000 और 1,500, टोटल कितने लेने हैं, 3, 2, 5, 6, 11, 1, 12, 1, 13, 14,000, 14,000 रुपए लेने हैं। अच्छा देने भी हैं, 2, 3, 5, 6, 11, 11,000 देने भी हैं। तो नेट क्या है, नेट क्या दिख रहा है आपको, 3,000 रुपए लेने हैं। भाई आप देख रहे हैं ना, ये बिल्स रिसीवेबल का क्या मतलब है, ये आपको पेमेंट लेने हैं। बिल्स पेबल का क्या मतलब है, ये पेमेंट आपको देने हैं। तो एक काम करिएगा, जो लेने वाला फिगर होगा उसको प्लस में रख लीजिएगा, और जो देने वाला फिगर होगा ना उसको माइनस में रख लीजिएगा, बात हो जाएगी आपकी। या तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। इकट्ठा 3,000 सेटलमेंट की बात हो रही है, तो लेने वाला हम प्लस में रखेंगे और देने वाला हम माइनस में रखेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन है ना आपके सामने। देखिए अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डॉट का मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ड्यूरेशन, ड्यू डेट और अमाउंट। चलिए प्लीज हेल्प मी, बताओ बेटा, एक तरफ से जरा कोई शुरू से बताओ क्या क्या है। एक जून, 5 जून, नहीं ऐसे है ना,
बताते जाना जरा। 1 जून, ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ। फिर 5 जून है ना, उसका ड्यूरेशन 3 महीना। अमाउंट भी बताते जाना। 3000, इसका 5000, 20, 25,000। फिर 5 जून के बाद क्या है? 9 जून, 1 महीना, 6,000। फिर बेटा 12 जून, 2 मंथ्स, 1,000। फिर क्या बेटा? 30 जून, 20 जून, 3 मंथ, 1500। फिर क्या है? हैं? फिर बिल्स पेबल। अच्छा, उसका बताना डेट। 29 मई, ड्यूरेशन 2 मंथ, अमाउंट बेटा 2000। देखो माइनस में ले रहा हूं मैं, पे करना है माइनस में। फिर बताना। 3 जून, 3 मंथ्स, 3000। 9th of June, 1 month, 6,000। अब देखिए टोटल तो 3,000 आ गया ना, टोटल तो 3,000 आ गया ना आपका। अच्छा भाई, इसको जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो 3,000 आ रहा है। ड्यूरेशन, ड्यू डेट बताना है जी फटाफट। 1 जून में 3 महीने जोड़ो, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 1 सितंबर, 3 दिन और जोड़ो, 4 सितंबर। 5 जून में 3 दिन 3 महीने जोड़ो, 8 सितंबर। ध्यान रखना कोई छुट्टी उट्टी का चक्कर भी होगा शायद इसमें। 9, अच्छा 9 जून में 1 महीना जोड़ो, 9 जुलाई, 9 3 12 जुलाई ना, 12 जुलाई ना। 12 जून में 2 महीना जोड़ो, जून जुलाई अगस्त, 3 15 अगस्त, 14 अगस्त। 20 जून में 3 महीना जोड़ो, जुलाई अगस्त सितंबर, 20 सितंबर, 3 दिन और, 23 सितंबर। कोई छुट्टी उट्टी तो नहीं है? हाँ, तेरे पास क्वेश्चन नहीं है क्या? 15 अगस्त और पब्लिक हॉबे। 6 सितंबर 2000 ऑल्सो डिक्लेयर सडन नॉलेज। 6 सितंबर, 6 सितंबर तो अभी कोई डेट नहीं आया हमारा। 29 मई में 2 महीना जोड़ो, मई जून जुलाई। 29 जुलाई नहीं, 3 दिन और जोड़ेंगे तो 30, 31, 1 अगस्त। 3 जून में 3 महीना जोड़ेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 सितंबर प्लस 3 दिन और जोड़ेंगे तो 6 सितंबर। 7, बेटा सडन है। 7 सितंबर। ओह, 9 जून में 1 महीना जोड़े, 9 जुलाई, 3 12 जुलाई ना, 12 जुलाई। बताइए निकल गया सबका ड्यू डेट्स। इनमें से कोई अर्लीस्ट डेट दिख रहा है क्या आपको? अर्लीस्ट डेट सबसे पहला 4 सितंबर, 8 से 12 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई। बेटा जी 12 जुलाई से 4 सितंबर। देखिए निकालना अगर ज्यादा दिक्कत हो तो देखिए जुलाई
अगस्त सितंबर, अक्टूबर तक तो नहीं गया है ना, कोई डेट नहीं गया। जुलाई में कितने होते हैं बेटा? 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30। डेट हमें पता होना चाहिए। 12 जुलाई से हमें आगे बढ़ना है। पहला 12 जुलाई से 4 सितंबर, जरा सुनिएगा। तो 4 सितंबर, राइट? तो 31 में 12 हटा दीजिए, 19 बच गया। अगस्त पूरा और सितंबर में 12, कितने हो गए? 62। कितने हो गए? 50। 62 ही हुआ ना? रुको यार, जुलाई में 12, ये 31 है। अच्छा 4 सितंबर है ना यार, क्या लिख रहा हूं मैं? 4 सितंबर है। 54। सेम वे में 8 सितंबर है। 58। 12 जुलाई 0। 14 अगस्त, बताइए 14 अगस्त कितने होंगे? हे भगवान, इतना टाइम! जुलाई में 19, अगस्त में 14, 33। 23 सितंबर, बताओ जरा 23 सितंबर कितना? 4 जुलाई, 12 जुलाई के बाद 19, 31, 50 और 23, 73। 1 अगस्त, 19 जुलाई, 1 अगस्त है ना? बताओ 20। 7 सितंबर 50। 12 जुलाई, प्रोडक्ट बताओ भाई, 1,62,000। ये कितने हो गए? $2,500 इंटू 58 करो ना, 1,40,000। ये तो 0, ये तो 33,000। ये 1,500 इंटू 73 कितने हो रहे? 1 लाख। ऐसे। और ये बताना 171 और ये 0, कितने आ गए? हाँ जी। $4,00,000, 9,000 माइनस माइनस कर दिया ना? ये माइनस नहीं करे 40 और 171, कितना बेटा? 238, यही ना भाई? जब यहां पे भी हमने नेट कैसे निकाला? 3 2 5 6 11 1 12 1 13 14,000 माइनस 2 3 5 6 11, तो 3,000 नेट बचा। यहां भी इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे ना भाई। 238,500 ADD 238, सॉरी बेस डेट क्या था बेटा? 12 जुलाई ना, प्लस 238,500 डिवाइडेड बाय 3,000, यानी डेज में जो आएगा कितना आ रहा है? 79.5। 80 ले लेते हैं। 79.5 ही है ना? 12 जुलाई में 80 दिन जोड़ो जी,
जुलाई में 19 दे दो पैक, 80 अगस्त, 30 सितंबर आ रहा है मेरा तो। आप लोगों को यही आ रहा है क्या? 12 जुलाई में 80 दिन जोड़ो, 30 सितंबर ही आ रहा है। सेम टू सेम। सही है, ओके। तो देखिए समझ में फ्लो कैसे होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो एवरेज ड्यू डेट टॉपिक है बिल्कुल बिल्कुल आसान है बेटा, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में बच्चों को परेशानी होती है तो फिर तो वेरी सैड, शर्म की बात है। दिन तो गिन ही सकते हैं यार, ये तो एलकेजी यूकेजी में होंगे तभी पढ़ाया जाता होगा आप लोग को। एक दो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, अभी आप उसको नहीं टच करेंगे। हमारे अपने स्टडी मटेरियल से जो भी था हमने कराया। आप यू कैन इवन ट्राई फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल इफ यू हैव, उसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए जब क्या होता है ना, क्लास में जब हम चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं मान के चलता हूँ 30-40% आपके सिस्टम में आएगा। जब एक बार आप रिवाइज करेंगे ना उसे कि हमने क्या करना है इसमें, 70-75% दो बार रिवाइज करेंगे सिस्टम में फिट। तो एवरेज ड्यू डेट बिल्कुल एक लिंक से हट करके टॉपिक था जो हमारे करिकुलम में था, हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल लिंक वाले टॉपिक पे आएंगे, मतलब स्टार्ट से जो हमें चलना है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बेटा टाइम पे आना चाहिए। आप कोई भी ले लीजिए, जाओ खुश रहो। कोई भी ले लोगे तो यहीं पे आओगे। जरा देखो हमने क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो। देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, ठीक। सिलेक्ट बेस डेट, इट कैन बी एनी ड्यू डेट बट प्रेफरेबल अर्लीस्ट ड्यू डेट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने करवाए थे, पहला क्वेश्चन हमने पहले इनको 15 जनवरी को बेस डेट लेकर के दिखाया था, तो भी हम ना 7 मार्च पे आए। फिर हमने इनको 31 मार्च बेस डेट लेके दिखाया था ये वाला, तो भी हम 7 मार्च पे आए। आप चाहें तो कोई और डेट लेकर के देख लें, आप वहीं पहुंचेंगे। जी सर। हाँ बेटा बताएगा कि ये हॉलीडे है, नहीं बताएगा तो आप अपनी मर्जी से ना माने, लेकिन 15 अगस्त वगैरह तो पता ही होगा आप लोग को। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब तो मालूम होगा नहीं? तो कर लीजिए मालूम। चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।